हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 14 को सॉल्व करेंगे रेन एंड मार्टिन की बुक से। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14 को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने जो एक्सरसाइज है वो कई पार्ट में डिवाइडेड है और हर पार्ट में हमें 2 एडजेक्टिव दिए गए हैं और 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन 2 एडजेक्टिव्स को हमें चूज करना है और राइट एडजेक्टिव को दिए गए सेंटेंसेस के ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। पार्ट ए में इस एक्सरसाइज की कहा गया है कि हमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको लेटर या फिर लाटर से भरना है। अब ये लेटर और लाटर होते क्या हैं? जब आप बात कर रहे होंगे किसी टाइम में बाद में आने वाली चीज की तो आप यूज करेंगे लेटर का, और जब आप बात कर रहे होंगे किसी पोजीशन में बाद में आने वाली चीज का, यानी कि किसी ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में कोई चीज बाद में जो आती है उसको हम क्या कहते हैं? लाटर कहते हैं। तो पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कहा गया है द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। अब ये जो प्रपोजल है इससे पहले हमें लेटर यूज करना है या फिर लाटर यूज करना है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के टाइप पर। सेंटेंस में कहा गया है कि मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल? जो सीक्वेंस में बाद में आया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाटर का, क्योंकि ये सीक्वेंस में बाद में आया है, इसकी पोजीशन बाद वाली पोजीशन है। अगला सेंटेंस है द पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हरी। साइंस ऑफ हरी कहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं? पार्ट ऑफ द बुक में दिखाई पड़ रहे हैं। किस पार्ट में दिख रहे हैं? बाद वाले पार्ट में, क्योंकि हमारे पास 2 ही एडजेक्टिव हैं और जिनकी मीनिंग सेम है लेकिन यूजेस डिफरेंट हैं। यानी कि बाद वाले पार्ट में हमें तेजी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये चीज है पोजीशन से रिलेटेड, सीक्वेंस से रिलेटेड, सीक्वेंस में बाद में आने वाली चीज है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? लाटर का यूज करेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है एट अ डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है डेट की। तो डेट बताती है टाइम को, और ये जो टाइम है ये प्रेजेंट किया जाता है बाद वाला टाइम लेटर से, LATER, लेटर। तो ये हो जाएगा एट अ लेटर डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अच्छा, डेट की जगह अगर डे होता तो हम यूज करते लाटर का, क्योंकि डे जो है वो सीक्वेंस में आता है और जो डेट है उसको टाइम के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लेटर का यूज किया। फिर अगला सेंटेंस दे रखा है आई प्रेफर द प्रपोजिशन टू द फॉर्मर। प्रपोजिशन यानी कि प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल के लिए अभी हमने लाटर का यूज किया था क्योंकि वो सीक्वेंस में आ रहा था। प्रपोजिशन के लिए भी हम लाटर का यूज करेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में बाद में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आई प्रेफर द लाटर प्रपोजिशन टू द फॉर्मर, यानी कि मैं बाद वाले प्रस्ताव को पहले वाले प्रस्ताव से ज्यादा महत्व देता हूँ। अगला सेंटेंस है इज देयर नो न्यूज देन लास्ट वीक। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, अगर बात न्यूज तक खत्म हो जाती तो हम लाटर का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात न्यूज पे खत्म नहीं हुई है बल्कि कंपेयर किया गया है देन लास्ट वीक। तो हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं। वीक टाइम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो पिछले हफ्ते में खबर आई थी उसके बाद से कोई खबर नहीं आई, ऐसा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लेटर का। इज देयर नो लेटर न्यूज देन लास्ट वीक्स। चलिए स्टूडेंट्स, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद ओल्डर और एल्डर। तो इनमें हम डिफरेंस समझ लेते हैं। दोनों ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है और ओल्डर का यूज हम करते हैं उस सिचुएशन में जब हम किसी इंसान को, किसी चीज को कंपेयर कर रहे हों। किसी जगह को भी कंपेयर कर सकते हैं। एल्डर का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम उन 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हों जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हों, जिनमें ब्लड रिलेशन हो।
तो जैसे यहाँ पर दे रखा है पहला सेंटेंस, आई हैव एन सिस्टर, तो सिस्टर से पहले हमें एल्डर को भरना होगा क्योंकि सिस्टर फैमिली मेंबर होती है, तो इसीलिए आई हैव एन एल्डर सिस्टर। इसके बाद अगला सेंटेंस है, रामा इज देन हरी बाय 2 years, यानी कि जो रामा है वो हरी से 2 साल बड़ा है, तो इसके लिए हमें ओल्डर यूज करना चाहिए या एल्डर यूज करना चाहिए। हम यहाँ पर ओल्डर का यूज करेंगे क्योंकि हमें ये बात नहीं पता कि रामा और हरी दोनों का रिलेशन क्या है। अगला सेंटेंस है, हिज ब्रदर इन द इंडियन सिविल सर्विस। अब यहाँ पर आप देखिए हिज ब्रदर यानी कि उसका भाई, तो हम उसके भाई के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एल्डर का यूज करेंगे क्योंकि ये फैमिली मेंबर होता है, इसीलिए उसका बड़ा भाई, हिज एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज द ऑफ द 2 sisters, 2 बहनों में वो क्या है, बड़ी है, तो बहनों की बात की जा रही है यानी कि हम यूज करेंगे एल्डर का। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, द नेफ्यू इज, फिर ब्लैंक स्पेस है, देन हिज अंकल, तो यहाँ पर हम अंकल और नेफ्यू को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की एज कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्लड रिलेशन है नहीं, हम यूज करेंगे यहाँ पर ओल्डर का, द नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे पार्ट सी है एक्सरसाइज नंबर 14 की, और इस पार्ट में कहा गया है, फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट, यानी कि ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में से किसी एक को चूज करना है। तो यहाँ भी वही रूल लगता है, ओल्डेस्ट किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है और एल्डेस्ट जो है वो फैमिली मेंबर के लिए यूज किया जा सकता है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं कि क्या है। पहला सेंटेंस है, रुस्तम इज द ऑफ माई अंकल्स 5 sons। अब अंकल के 5 बेटों की बात हो रही है और उसमें से रुस्तम सबसे बड़ा है, ये हमें कहना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एल्डर का क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंकल के 5 बच्चों की जो आपस में रिलेटेड हैं, ब्लड रिलेशन है जिनमें। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, रुस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स 5 sons। अगला सेंटेंस है, ही इज द मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कूल कमेटी के सबसे बड़े मेंबर की, तो हम यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज करेंगे क्योंकि स्कूल की कमेटी में जो मेंबर मौजूद हैं उनमें ब्लड रिलेशन है या नहीं है ये बात क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ओल्डेस्ट का। अगला सेंटेंस दे रखा है, दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स सन। अब हमें यहाँ पर सन से पहले एक एडजेक्टिव को यूज करना है जो कि ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट होगा। अब क्योंकि बात की जा रही है ड्यूक के सबसे बड़े बेटे की, तो ये हो जाएगा एल्डेस्ट सन। अगला सेंटेंस है, द मॉस्क इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। अब हम यहाँ पर एल्डेस्ट भरें या ओल्डेस्ट भरें, तो देखिए यहाँ पर हम किसी प्लेस की, किसी थिंग की जब कंपैरिजन करेंगे तो हम यूज करेंगे ओल्डेस्ट का, तो ये हो जाएगा, द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। फिर अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, मिस्टर स्मिथ इज द टीचर इन द स्कूल। अब यहाँ पर टीचर से पहले हमें ओल्डेस्ट को फिल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टीचर जो है वो स्कूल में किसी ब्लड रिलेशन में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद फॉर्दर और फर्दर। स्टूडेंट्स, फॉर्दर का यूज तब किया जाता है जब हम रियल डिस्टेंस की बात कर रहे हों, और स्टूडेंट्स जब हम इमेजिनरी डिस्टेंस की बात कर रहे हों तब हम यूज करते हैं फर्दर का। तो यहाँ पर आप देखिए पहले सेंटेंस में, आई कांट वॉक एनी। अब ये वॉक की बात हो रही है यानी कि रियल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्दर का। फिर दे रखा है, नो रीजन्स वेयर गिवन। अब रीजन्स जो हैं वो रियल डिस्टेंस तो तय नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नो फर्दर रीजन्स वेयर गिवन। अगला सेंटेंस है, ही वॉकड ऑफ विदाउट सेरेमनी। अब देखिए सेरेमनी भी कोई रियल डिस्टेंस तो तय नहीं करेगी, तो हम सेरेमनी से पहले भी यूज करेंगे फर्दर का। फिर देखिए चौथा सेंटेंस है, अनटिल ब्लैंक स्पेस
orders Mr. K.S. Dev will act as headmaster of नीरा हाई स्कूल। अब इस सेंटेंस में हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑर्डर्स कोई रियल डिस्टेंस तो तय नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्दर का। तो until further orders Mr. K.S. Dev will act as headmaster of नीरा हाई स्कूल। अब चलिए पांचवें सेंटेंस को देखते हैं। पांचवें सेंटेंस में लिखा हुआ है टू लेट अ बंगलो एट रिज रोड फॉर पार्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। अच्छा, पार्टिकुलर्स का क्या मतलब होता है? पार्टिकुलर्स कहते हैं डिटेल्स को। तो हम यहाँ पर जब इस सेंटेंस में पार्टिकुलर्स की बात कर रहे हैं, डिटेल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कोई रियल डिस्टेंस तो तय नहीं करने वाली हैं। तो इससे पहले भी ऐसा एडजेक्टिव हम यूज करेंगे जो रियल डिस्टेंस को तय ना करे, जैसे कि फर्दर। तो टू लेट अ बंगलो एट रिज रोड फॉर फर्दर पार्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटेस्ट और लॉस्ट, यानी कि हमें लेटेस्ट और लास्ट में से किसी एक को चुनना है। अच्छा देखिए, लेटेस्ट और लास्ट में फर्क सिर्फ इतना है कि लेटेस्ट का यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम तक जो चीज लास्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए, यानी जो चीज आखिरी है उसको प्रेजेंट करने के लिए, और फ्यूचर में उसके आगे की चीजें आएंगी, ये बात भी क्लियर होती है। लेकिन जब ये बात क्लियर ना हो, ये बात हमें पता ना हो कि आगे भी इसका कुछ आने वाला है, या फिर हम ये पक्के तौर से कह सकते हो कि यही चीज जो है वो आखिरी है, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे लास्ट का। तो पहले सेंटेंस में देखते हैं, लिखा हुआ है द न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिसक्वाइटिंग। अब यहाँ पर न्यूज की बात हो रही है, यानी कि न्यूज अभी तक तो आखिरी है लेकिन फ्यूचर में और भी आएंगी, ये बात तो क्लियर ही है। तो ये जो न्यूज है वो क्या है? लेटेस्ट। द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिसक्वाइटिंग। अगला सेंटेंस दे रखा है द टाइम आई सॉ हिम ही वाज इन हाई स्पिरिट्स, यानी कि जब पिछली बार मैंने उसको देखा तो वो बहुत ही ज्यादा जोश में था। अब इस सेंटेंस में हम पिछले के लिए यूज करेंगे लास्ट का। क्यों यूज करेंगे लास्ट का? क्योंकि मैंने आखिरी बार जब उसको देखा, हो सकता है फ्यूचर में उससे मुलाकात हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जब आखिरी बार उसको मैंने देखा तब वो जोश में था। हम यहाँ पर यूज करेंगे लास्ट का। इसके बाद देखिए तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है टुडे इज द डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। अब ये जो डे है वो बता रहा है कि आखिरी दिन है, तो इस आखिरी के लिए यूज करेंगे हम लास्ट का। तो ये क्या है? टुडे इज द लास्ट डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। अगला सेंटेंस है वी एक्सपेक्ट टू गेट द न्यूज इन अ फ्यू आवर। अब फिर न्यूज की बात हो रही है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे लेटेस्ट का, क्योंकि उसके बाद कोई और खबर भी आ जाएगी। तो वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज इन अ फ्यू आवर। अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है द मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनस एंड। अब इग्नोमिनस का मतलब क्या होता है? इग्नोमिनस का मतलब होता है बहुत ही शर्मनाक या फिर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग। तो जो मुगल एम्परर थे, कौन मुगल एम्परर? लास्ट मुगल एम्परर। तो द लास्ट मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनस एंड। अच्छा, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? लास्ट मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर सेकंड। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे एक्सरसाइज का पार्ट एफ दिया गया है और इस एक्सरसाइज में हमें दो वर्ड दिए गए हैं, एक है नियरेस्ट और एक है नेक्स्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नियरेस्ट सबसे पास वाली चीज के लिए यूज किया जाता है, जबकि नेक्स्ट अगली चीज के लिए यूज किया जाता है, और वो कितनी पास है कितनी दूर है इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सेंटेंस 1 दिया गया है, लिखा है दिस इज द पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर नियरेस्ट ज्यादा सूट करता है और यही होगा भी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। अगला सेंटेंस है द पिलर बॉक्स इज टू माई हाउस। यहाँ पर टू से पहले हमें ब्लैंक स्पेस दिया गया है और यहाँ पर हमें एक वर्ड को फिल करना है जो कि नियरेस्ट होगा या फिर नेक्स्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नेक्स्ट को फिल करेंगे। क्यों फिल करेंगे? क्योंकि हम पिलर बॉक्स की लोकेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि पिलर बॉक्स जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है।
अगला सेंटेंस है द बगलर वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। अब किस पुलिस स्टेशन में ले जाया गया? जो पुलिस स्टेशन पास था। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम नियरेस्ट का। अगला सेंटेंस है हिज हाउस इज टू माइन। अब मेरे घर के आगे उसका घर है, हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड नेक्स्ट का। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। एक बार फिर से हम लोकेशन ही बता रहे हैं। अगला सेंटेंस है द रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 2 मील की दूरी पर है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन, अगला या फिर पास वाला? हम पास वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एक रेलवे स्टेशन पे जाना है। अगर हम बात कर रहे होते किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के कि अगला जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 2 मील की दूरी पे है, तो ये सही होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे करीब वाले रेलवे स्टेशन की जो कि 2 मील की दूरी पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 को। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्यूटीफुल डे। साइनिंग ऑफ।